सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि पेट्रोल का मूल्य 10 पैसे से बढ़ गया है, जबकि डीजल का 16 पैसे से। अब दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य होगा 71.12 रुपए और डीजल का मूल्य होगा 66.35 रुपए। इसी तरह क्या आपने दुकान से सामान खरीदने पर प्राप्त हुई रसीद को ध्यान से देखा है? क्या इस पर वस्तुओं का मूल्य सिर्फ पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स से अंकित किया होता है? आपने ऐसी संख्याओं में एक बिंदु प्रयोग होता हुआ देखा होगा। इसे हम कहते हैं दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट। दशमलव बिंदु का प्रयोग पूर्ण संख्याओं को भाग से अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ दशमलव बिंदु के प्रयोग से 71 रुपए और 12 पैसे अलग किए गए हैं। इसी प्रकार 66 रुपए और 35 पैसे अलग किए गए हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु का प्रयोग होता है कहलाती हैं दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याएं भिन्न को व्यक्त करने का एक और तरीका है। हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्याएं भिन्न का दशमलव रूप है। तो आइए इस वीडियो में हम दशांश यानी 10th स्थान तक व्यक्त की जाने वाली दशमलव संख्याओं की समझ बनाएंगे। मान लीजिए एक बड़े वर्ग को हम पूर्ण भाग कहते हैं। अगर हम इसे 10 बराबर आकार वाली पट्टियों में विभाजित करें तो प्रत्येक पट्टी इस पूर्ण भाग का एक दशांश भाग निरूपित करेगी। अगर हम इनमें से 3 भाग छायांकित करते हैं तो इस पूर्ण भाग में छायांकित भाग की भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होगी? सोचिए। छायांकित भाग की भिन्न होगी 3 दशांश यानी कि 3/10। जब किसी भिन्न का हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं हो तो हम दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 3 दशांश को दशमलव रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं और इसे हम पढ़ते हैं 0.3। किसी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने पर हमें दशमलव संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्याएं भिन्न का दशमलव रूप है। हम कह सकते हैं कि अगर भिन्न का हर 10 हो तो उसे दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हम अंश की संख्या को लिखते हैं और इसके सबसे दाईं ओर के अंक से पहले दशमलव बिंदु रखते हैं। अगर अंश में एक ही अंक हो तो दशमलव बिंदु के पहले 0 रखते हैं। आइए इसे स्थानीय मान सारणी यानी प्लेस वैल्यू टेबल में व्यवस्थित करने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं, दाईं ओर जाते हुए प्रत्येक स्थान का मूल्य 10 गुना कम होता है। इसी क्रम के साथ सारणी में हम एक और स्थान जोड़ेंगे जिसे कहेंगे दशांश। इकाई के दाईं ओर होने के कारण इस स्थान का मान भी इकाई से 10 गुना कम होगा यानी कि 1 दशांश होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0.3 में 0 इकाई है और 3 दशांश है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि दशमलव बिंदु इकाइयों को दशांश से अलग करता है यानी कि एक पूर्ण संख्या को भाग से अलग करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पूर्ण वर्ग छायांकित है और एक वर्ग का 6 दशांश भाग छायांकित है। इसलिए इकाई के स्थान पर 1 लिखेंगे और चूंकि 10 में से 6 भाग छायांकित है इसलिए दशांश के स्थान पर 6 लिखेंगे। इसे दशमलव रूप में 1.6 इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि स्थानीय मान सारणी में हम दशमलव बिंदु को नहीं लिखते। आज हमने सीखा दशमलव संख्याएं और दशांश। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। आज हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। यह एक वर्ग है जिसका 4 पंचमांश भाग छायांकित है। आइए इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए।
चलिए हम बताते हैं। किसी भी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हमें उसकी तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100, 1000 जैसे संख्या हो। 4 पंचमांश की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए हम इस वर्ग के प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो हमें कुल 10 बराबर भाग प्राप्त होंगे। इनमें से अब 8 भाग छायांकित हैं। हम कह सकते हैं कि 4 पंचमांश की तुल्य भिन्न है 8 दशांश। इसी को हम दशमलव रूप में 0.8 से व्यक्त करेंगे। साधारणतः किसी भिन्न की तुल्य भिन्न पता करने के लिए हम उसके अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं। इसी प्रकार हम किसी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2.6 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 2.6 में 2 इकाइयां हैं और 6 दशांश है। मान लीजिए हम एक वर्ग को 1 इकाई मानते हैं। इस तरह से 2 इकाइयों के लिए हम 2 वर्ग लेंगे। इसी के साथ अब यहाँ 6 दशांश भी है, इसलिए हम एक और वर्ग को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 6 भाग लेंगे। इस वर्ग में अगर हम 2 भागों को जोड़कर इनका एक ही भाग बनाते हैं तो हमें कुल 5 भाग प्राप्त होंगे, जिनमें से 3 भाग छायांकित है। भिन्न के रूप में इसे 3/5 से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार 2 पूर्ण वर्ग और 3/5 भिन्न साथ में 2 और 3/5 के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए 2.6 को भिन्न के रूप में 2 और 3/5 से व्यक्त किया जाएगा। भिन्नों की ही तरह हम दशमलव संख्याओं को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसे समझें। यहाँ एक संख्या रेखा है। दशमलव संख्याओं का निरूपण देखने के लिए इस पर हमने कुछ ही संख्याएं ली हैं। चलिए इकाई दूरी के 10 भाग बनाएं। क्या आप बता सकते हैं इसमें से एक भाग कैसे व्यक्त किया जाएगा? सोचिए सोचिए। सही सोचा, यह होगा 1/10। इसे ही हम 0.1 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार 2 दशांश भाग 0.2 से 3 दशांश भाग 0.3 से व्यक्त किया जाएगा। जरा सोचिए, अगर हमें 2.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ भी हम इकाई दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। चूंकि 2.6 में 2 इकाइयां हैं और 6 दशांश है, इसलिए हम 2 के आगे 6 भाग गिनेंगे। इससे हमें 2.6 का स्थान प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3.9 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएंगे और 3 के आगे 9 भाग गिनेंगे। इससे हमें 3.9 का स्थान प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं। आज हमने सीखा भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है? किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना छोटा होता है। इस तरह से इकाई का स्थान दहाई के स्थान से 10 गुना छोटा है और इसी प्रकार दशांश का स्थान इकाई के स्थान से 10 गुना छोटा है। आप जानते ही होंगे कि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर घटता है। इस समझ से हम दशमलव संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3.9 2.6 के दाईं ओर है, इसलिए 3.9 बड़ा है 2.6 से। या हम कह सकते हैं कि 2.6 3.9 के बाईं ओर है, इसलिए 2.6 छोटा है 3.9 से। दशमलव संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के बिना भी की जा सकती है। इसके लिए पहले हम दशमलव बिंदु के बाईं ओर व्यक्त की गई पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स की तुलना करते हैं। जैसे 12.5 और 14.2 में पूर्ण संख्या 14 पूर्ण संख्या 12 से बड़ी है, इसलिए 14.2 12.5 से बड़ी है। जरा सोचिए, अगर पूर्ण संख्याओं का मान बराबर होगा तो आप तुलना कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए।
चलिए हम बताते हैं। जब दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्याएं बराबर होंगी तो हम दशांश भागों की तुलना करते हैं। जैसे 23.4 और 23.7 में पूर्ण भाग बराबर हैं, इसलिए हम दशांश भागों की तुलना करेंगे। यहाँ 7 दशांश 4 दशांश से बड़ा है, इसलिए 23.7 बड़ा है 23.4 से। आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। अगले वीडियो में दशांश से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे दशांश से संबंधित उदाहरण। दिए चित्र को देखकर पता कीजिए कि सिरिंज में दवाई की मात्रा कितनी है। जैसा कि हम देखते हैं, सिरिंज पर स्केल मिलीलीटर में अंकित की गई है, यानी कि यहाँ तक दवाई होने पर हम कहते हैं कि दवाई की मात्रा 1 मिलीलीटर है। आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक मिलीलीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। इस प्रकार मिलीलीटर का एक भाग होगा 1 दशांश मिलीलीटर। चूंकि यहाँ 2 पूर्ण है और 5 दशांश है, इसलिए सिरिंज में दवाई की मात्रा होगी 2.5 मिलीलीटर। अगला उदाहरण, जयंत ने 3 और 1/2 रोटियां खाई हैं। आप इसे दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जयंत ने 3 और 1/2 रोटियां खाई हैं। यहाँ 3 और 1/2 यह संख्या एक भिन्न यानी फ्रैक्शन है। 3 और 1/2 का दशमलव रूप हम निम्न प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि 3 और 1/2 में 3 पूर्ण है और 1 आधा है, इसलिए हम इसे 3 धन 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 पूर्ण भाग है और 1 पूर्ण भाग का आधा भाग है। यहाँ हमें 1/2 को ऐसी भिन्न में परिवर्तित करना होगा जिसका हर 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं हों। इसके लिए हम इस पूर्ण भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ रोटी के 10 में से 5 भाग है, इसलिए 1/2 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/10। तो बताइए, अब 3 इकाइयां और 5 दशांश दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 3 इकाइयां और 5 दशांश व्यक्त किया जाएगा 3.5 से। 1/2 की तुल्य भिन्न पता करने का एक और तरीका भी है। इसके लिए हम 1/2 के अंश 1 और हर 2 को 5 से गुना करेंगे। इससे हमें 1/2 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 5/10। इसे हम दशमलव रूप में लिखते हैं 0.5 से। इसी के साथ 3 और 1/2 को 3 धन 0.5 से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 3.5 से। तो दशमलव में हम यह कह सकते हैं कि जयंत ने 3.5 रोटियां खाई हैं। आज हमने देखे दशांश से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे दशांश से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। एक दिन शिक्षक ने बच्चों को 1/2 को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए कहा। मनीष ने 1/2 का दशमलव रूप 0.1 लिखा, नीरज ने 1.2 लिखा और सीमा ने 0.5 लिखा। तो बताइए, तीनों में कौन सही है? बच्चे यह समझ नहीं पाते कि किसी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए उसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं होना आवश्यक है। कुछ बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं कि यहाँ हर 10 नहीं है और वे 1/2 के अंश को दशमलव बिंदु के बाद लिखकर 1/2 का दशमलव रूप 0.1 लिखते हैं। कुछ बच्चों की यह समझ बन जाती है कि दशमलव रूप में व्यक्त करते समय अंश को दशमलव बिंदु के पहले और हर को दशमलव बिंदु के बाद लिखा जाता है। ये दोनों जवाब गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 गलत है। सही समझ यह है कि 1/2 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं हों। 1/2 के अंश 1 और हर 2 को 5 से गुणा करने पर हमें 5/10 यह तुल्य भिन्न प्राप्त होती है।
इसे दशमलव रूप में व्यक्त किया जाता है 0.5 से, इसलिए 1/2 बराबर 0.5 है, यानी कि ऑप्शन 3 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखते समय शिक्षक ने समीर से सवाल पूछा, क्या दशमलव संख्याएं 0 से छोटी होती है? इस पर समीर ने जवाब दिया हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि समीर का जवाब सही है या गलत? कई बार यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि दशमलव संख्याएं 0 से छोटी होती है। इस समझ के साथ समीर के जवाब को सही समझा जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि दशमलव संख्याएं पूर्ण भाग का भाग यानी पार्ट ऑफ अ होल व्यक्त करती हैं, जो कि 0 से ज्यादा ही होता है। अगर हम किसी दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका स्थान 0 के दाईं ओर ही होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर घटता है। चूँकि प्रत्येक दशमलव संख्या 0 के दाईं ओर निरूपित की जाती है, इसलिए दशमलव संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 2। अब आइए देखते हैं दशांश से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। कुछ बच्चे दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी यानी प्लेस वैल्यू टेबल में व्यक्त करते समय दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट को भी सारणी में दर्शाते हैं। यह गलत समझ है। हम स्थानीय मान सारणी में अंकों को उनके स्थानों पर दर्शाते हैं, क्योंकि संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे 103.4 में 4 दशांश स्थान पर है, इसलिए इसका मान है 0.4, लेकिन स्थानीय मान सारणी में हम इसे सिर्फ 4 इस अंक से व्यक्त करते हैं। यहाँ हम दशमलव बिंदु नहीं दर्शाते। संख्याओं में अंकों के स्थानों की बात करें तो बच्चों को दशांश और दहाई के स्थानों में उलझन होती है। इस तरह से 34.8 में 3 दशांश का अंक और 8 दहाई का अंक समझा जाता है। यह समझना जरूरी है कि दशमलव बिंदु के दाईं तरफ दशांश का स्थान होता है और दहाई का स्थान दशमलव बिंदु के बाईं ओर दूसरा स्थान होता है। अगर हम एक पट्टी को 1 इकाई माने तो 10 पट्टियों के समूह को 1 दहाई कहा जाता है। अब अगर हम एक पट्टी लेकर इसके 10 बराबर भाग बनाए तो इनमें से एक भाग एक दशांश कहलाता है। इसलिए दहाई के स्थान का अंक 10 इकाइयों के कितने समूह है यह बताता है, जबकि दशांश का अंक 1 इकाई के 10 बराबर भागों में से कितने भाग लिए हैं यह दर्शाता है। कुछ बच्चे इकाई के स्थान के बाद एकांश यानी वंश का स्थान भी जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कोई भी स्थान नहीं होता। दशमलव बिंदु के बाद में दशांश का स्थान होता है। किसी वस्तु का दशांश भाग 1/10 से व्यक्त किया जाता है। इस तरह से एकांश का अर्थ होगा 1/1 मतलब 1, लेकिन हम 1 को इकाई के स्थान पर ही दर्शाते हैं, इसलिए हमें एकांश स्थान की जरूरत नहीं, इसलिए हम यह स्थान नहीं दर्शाते। आज हमने देखी दशांश से संबंधित मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। त्रिभुज की रचना। पापा, कल मुझे एक प्रतियोगिता में भाग लेना है। बेटा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रिज्म बनाऊं। बहुत अच्छे, तुम जरूर जीतोगे। अच्छा, मुझे 5 कांच के टुकड़े चाहिए और एक फेविक्विक। चलो, बाजार से ले आएंगे। लेकिन तुम प्रिज्म कैसे बनाओगे? 2 समान आकार के त्रिभुज बनाकर उसकी भुजाओं को उस समानांतर चतुर्भुज से मिला देंगे। बहुत अच्छा। पापा,
एक त्रिभुज के बराबर दूसरा त्रिभुज कैसे बनाएंगे? पहले तुम ये बताओ कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति त्रिभुज है, जिनके तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वो तो ठीक है, लेकिन त्रिभुज के कई प्रकार हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहले ये बताओ कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? 3। बिल्कुल सही, लेकिन त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरे से ज्यादा होता है। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 3 में से कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर ना हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? पहले ये बताओ पापा, कोण के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं? कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री और बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा हो और बाकी दोनों कोण न्यून कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें प्रिज्म के लिए कौन से त्रिभुज की आवश्यकता होगी? कोई भी त्रिभुज, लेकिन दोनों त्रिभुज बराबर होने चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें त्रिभुज की रचना करना सिखाता हूँ। सिखाइए पापा। ये बताओ कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों, तो हम उससे त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। एक स्केल लो और उससे 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचो। अब प्रकार से 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड स्केल पर मापेंगे और 3 सेंटीमीटर के रेखाखंड के एक छोर A पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप यानी आर्क खींचेंगे। अब प्रकार से स्केल पर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड मापकर 3 सेंटीमीटर के रेखाखंड की दूसरी छोर B पर से एक 5 सेंटीमीटर का चाप यानी आर्क खींचेंगे। इससे दोनों चाप या आर्क एक बिंदु पर मिल जाएंगे। इस तरह हमें रेखाखंड पर स्थित 2 बिंदुओं के अलावा एक तीसरा बिंदु मिलता है, जिसे हम C कहेंगे। C को A और B दोनों से मिला देंगे, जिससे हमें त्रिभुज ABC मिलेगा। इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की होंगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और भुजा पर 2 कोण 60 डिग्री और 90 डिग्री हो, तो त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचेंगे, लेकिन बाकी 2 भुजा कैसे पता करेंगे? बाकी 2 रेखाखंड की जरूरत नहीं है। 5 सेंटीमीटर के दोनों छोर पर 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बना देंगे। इस तरह हमें समकोण त्रिभुज ABC मिलता है, जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और 2 कोण 60 डिग्री और 90 डिग्री के होंगे।
अब बताओ कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 60 डिग्री से एक त्रिभुज कैसे बनाएंगे? हम पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचेंगे। रेखाखंड के एक छोर A पर हम 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब हम स्केल पर प्रकार से 5 सेंटीमीटर मापकर रेखाखंड AB के दूसरी छोर B से 5 सेंटीमीटर का एक चाप या आर्क बनाएंगे, जो 60 डिग्री की कोण भुजा को एक बिंदु पर काटेगी और हमें त्रिभुज का तीसरा शीर्ष मिल जाएगा। तीसरे शीर्ष C को हम रेखाखंड के B छोर से मिलाएंगे और हमें त्रिभुज ABC मिलेगा, जिसका एक कोण 60 डिग्री और दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगी। बहुत अच्छे बेटा। अब जाओ दो समान त्रिभुज बनाकर प्रिज्म बना लो। ठीक है पापा। सारांश: 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री और अन्य 2 कोण न्यून कोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है और अन्य 2 कोण न्यून कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री और 2 भुजाएं बराबर हों उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों तो उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। उत्तर: 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचें। बिंदु A को केंद्र मानकर रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर का चाप या आर्क खींचें। बिंदु B को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप या आर्क खींचें। दोनों चाप या आर्क के कटान बिंदु को C मानकर A और B से मिला देंगे। इस तरह 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं का त्रिभुज ABC प्राप्त होगा। प्रश्न: एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर और 2 कोण A 30 डिग्री और B 50 डिग्री है। उत्तर: 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचेंगे। बिंदु A को केंद्र मानकर उस पर चांद की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु B को केंद्र मानकर उस पर चांद की सहायता से 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। भुजा और चाप या आर्क के कटान बिंदु C से A और B को मिलाएंगे। इस तरह हमें त्रिभुज ABC मिलेगा। प्रश्न: एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी 2 भुजाएं AC और BC 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और कोण C 90 डिग्री है। उत्तर: 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड BC खींचे। C को केंद्र मानकर उस पर चांद की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएं। C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप या आर्क खींचे जो लंब को किसी बिंदु पर काटे।
चाप या आर्क और लंब के कटान बिंदु ए को बी से मिलाएं। इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी मिलता है। प्रश्न, एक त्रिभुज DEF की रचना करें जिसका कोण D 45 डिग्री, कोण E 60 डिग्री है, तो कोण F की माप बताएं। उत्तर, किसी भी माप का एक रेखाखंड DE खींचें। D को केंद्र मानकर उस पर चांद की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाएं। E को केंद्र मानकर उस पर चांद की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाएं। दोनों कोणों का कटान बिंदु F होगा और हमें त्रिभुज DEF मिलेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कोण F बराबर 180 डिग्री घटा 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। कोण F बराबर 180 डिग्री घटा 105 डिग्री। कोण F बराबर 75 डिग्री। प्रश्न, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। उत्तर, स्केल की सहायता से किसी भी माप का एक रेखाखंड AB खींचें। A को केंद्र मानकर उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए बराबर भुजाओं से बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। अन्य दो बराबर कोणों का योग बराबर 180 डिग्री घटा 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। एक कोण का माप बराबर 90 डिग्री भाग 2 बराबर 45 डिग्री। B को केंद्र मानकर उस पर 45 डिग्री का कोण बनाएं। दोनों कोणों का कटान बिंदु C होगा। कोण C 45 डिग्री के बराबर होगा। यहां त्रिभुज ABC समकोण समद्विबाहु हैं, जिसका कोण A 90 डिग्री है और AC और AB भुजा बराबर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले वर्गमूल के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम यह भी सीखेंगे कि संख्याओं के वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। अगर आपके पास 40 रुपए हैं, मैं आपको और कितने रुपए दूं कि कुल आपके पास 100 रुपए हो जाएं। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 100 रुपए में से कुल 40 रुपए घटा दिए और अगर आपका उत्तर कुल 60 रुपए है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर हमने आपको और कितने रुपए देने होंगे इसका ज्ञात करने के लिए योग संक्रिया का प्रतिलोम यानी कि व्यवकलन का प्रयोग किया। इसी प्रकार हमें मालूम है कि जब हम कभी किसी एक संख्या को उसी से गुना करें तो जो हमें प्राप्त होता है उस संख्या को हम वर्ग संख्या कहते हैं और इस वर्ग संख्या का प्रतिलोम को हम वर्गमूल कहते हैं। और जिस प्रकार वर्ग संख्या को दर्शाने के लिए हम दी हुई संख्या के दाएं तरफ ऊपर में 2 लिखकर दर्शाते थे, ठीक उसी प्रकार वर्गमूल को दर्शाने के लिए हम इस संकेत का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं अभी तक आपको वर्गमूल बड़ा ही आसान लगा हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 3 गुना 3 9 होता है, ठीक उसी प्रकार -3 को जब हम -3 से गुना करते हैं तो दोबारा हमें 9 प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में हमें 9 प्राप्त होता है, यानी कि जब हमारे पास माइनस संख्याएं हैं तब भी हमें 9 ही प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 व -3 दोनों ही हैं। लेकिन वर्ग व वर्गमूल के इस अध्याय में
हम लोगों को किसी प्राकृत संख्या के केवल धनात्मक वर्गमूल ही लेने हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ें। अब हम यह सीखेंगे कि हम किसी वर्गमूल को दर्शाते कैसे हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि 3 गुना 3 9 होता है, तो इसका वर्गमूल दर्शाने के लिए हम इस संकेत का प्रयोग कर उसके अंदर 9 लिख हम यह बताएंगे कि 9 का वर्गमूल कितना होगा। जी हाँ, 3। था ना यह भी बड़ा ही आसान। आइए अब हम संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखें। सबसे पहले हम घटाने की प्रक्रिया का प्रयोग सीखेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, हमने वर्ग संख्याओं के कुछ रोचक प्रतिरूप में यह सीखा शुरू से, जब हम विषम संख्याओं को क्रमगत रूप से जोड़ते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह जोड़ी गई संख्याओं के वर्ग के बराबर होती है। जैसा कि हमने यहाँ पहले 6 विषम संख्याओं को जोड़ा है, तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई है यानी कि 36, वह 6 का वर्ग है। ठीक इसी प्रकार अब हम उल्टा चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम है, तो अब हम घटाना शुरू करेंगे। पहले 64 से हम पहली विषम संख्या घटाएंगे, फिर दूसरी, व तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी व सप्तमी और फिर 8वीं विषम संख्या को घटाने पे हमें शून्य प्राप्त होगा। जैसे ही हमने देखा कि 8 विषम संख्याओं को घटाने पे हमें शून्य प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 है। आइए अब हम अगली प्रक्रिया को सीखें। अगली प्रक्रिया अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यह सीखने के लिए हम मान लेते हैं कि हमें 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले 144 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले 144 के अभाज्य संख्याओं को ढूंढें। यह जानने के लिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि 144 को किस सबसे छोटी संख्या से विभाजन किया जा सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 144 को हम 2 से विभाजन कर सकते हैं। तो 144 का 2 से विभाजन कर हमें 72 ज्ञात होगा। उसके बाद 72 को भी हम 2 से विभाजन कर सकते हैं। तो 72 को हमें 2 से विभाजन करने पर 36 ज्ञात होगा। 36 को 2 से विभाजन करने पर 18 व 18 को 2 से विभाजन करने पर 9। लेकिन अब हम ये 9 को विभाजन नहीं कर सकते 2 से, तो अब हम यह देखेंगे कि 9 को 3 से विभाजन कर सकते हैं। तो 3 से 9 को विभाजन करने पर हमें 3 ज्ञात होगा और अंतिम में हमारे पास 3 बच जाएगा जो खुद 3 से विभाजन ही होगा। तो 144 को हमने 4 बार 2 से विभाजन किया व 2 बार 3 से। तो आइए अब यह देखते हैं कि 144 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो 144 को हमने 4 बार 2 से विभाजन किया था और 2 बार 3 से। अब 144 का वर्गमूल निकालने के लिए हम समान संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो पहले 2 जो है उनका एक जोड़ा बन गया, फिर अगले 2 के हमारे एक जोड़े बन गए, फिर अगले 2 के एक। और आप देख सकते हैं हमने हमेशा सामान्य संख्याओं का ही जोड़ा लिया है। तो 2 गुना 2 हो गया 4 गुना 3। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 गुना 3 12 हो जाएगा, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना होगा। जी हाँ, 12। आइए अब हम अगला तरीका सीखें। अगला तरीका भाग्यफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे 1225 लिया है और हमें यह पता करना है कि इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। इसके लिए इकाई स्थान से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ते वक्त हम हर 2 अंक का एक जोड़ा बनाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे दी हुई संख्या में अंकों की संख्या विषम है, तो हम अंतिम बचने वाली अंक जोड़ा एक शून्य लगाकर बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम बाएं की तरफ से बढ़ेंगे। बाएं की तरफ बढ़ने से जो हमें पहला जोड़ा मिलेगा वह 12 है। अब हमें यह देखना है, अब हमें वह संख्या ज्ञात करना है जिसका वर्ग 12 से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। तो इस वर्ग संख्याओं में से हमें यह देखना है कि 12 इनमें से कहाँ पर है। तो इस वर्ग संख्याओं में वह कहीं पे भी नहीं है, लेकिन इससे जो छोटी वाली संख्या है वह है 9। और 9 किसका वर्ग है? जी हाँ, 3 का। तो 3 को हम यहाँ पर भाजक के तौर पे लिखेंगे और 9 को भागफल के तौर पे। अब 9 को हमें 12 से घटाना है। 9 को 12 से घटाने पर हमें 3 ज्ञात होगा और जो 3 यानी कि भाजक था उसे हमें उस खुद की संख्या से जोड़ देना है।
तो 3 में 3 जोड़कर हमें 6 ज्ञात होगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे 3 को भाजक के तौर पे लिखा था, इसलिए हम 3 को यहाँ पर अलग तौर पे लिख लेंगे। अब हमारे पास जो अगला जोड़ा है वह है 25 का। अब हम इस 25 को नीचे उतार कर 3 के साथ लिख लेंगे। यहाँ साथ में लिखने पर हमारे पास 325 हो जाएगा। अब अंतिम प्रक्रिया में हमें यह देखना है कि हम यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखें जो दोनों जगह पर बराबर हो, यानी कि दोनों जगह पर सामान्य संख्या लिखनी है और उन दोनों को आपस पर गुना करने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो वह 325 हो। जैसा कि 325 के इकाई स्थान पर 5 है, तो हम यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ पर भी इकाई स्थान पर 5 ही होना चाहिए। तो अगर हम 5 और 5 रख दें तो हमारे पास कुल 325 आएंगे। जी हाँ, अब इसे हमें घटाने पर शून्य प्राप्त होगा और जैसा कि 5 भाजक के रूप में लिखा था हमने, तो 5 को अलग 3 के बाद लिख लिया। तो इस प्रकार 3 व 5 के साथ 35 बन हमें यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात कर लिया। तो हम कह सकते हैं 1225 का वर्गमूल 35 होगा। आइए अब हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखें। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भी हम ठीक इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव संख्याओं के भाग्यवल स्थिति में बस एक छोटा सा बदलाव है और वह यह है कि हमें इस बार दशमलव से शुरू करना है। जी हाँ, पिछली बार हमने इकाई स्थान से शुरू किया था, इस बार हम दशमलव से शुरू करेंगे। दशमलव से बाएं व दाएं दोनों ही ओर हमें बढ़ना है। बाएं से दाएं भी बढ़ेंगे और हमें जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहला जोड़ा जो हमारे बाएं तरफ बना वह 10 का बना और दाएं तरफ जो बना वह 24 का। अब हम बाएं तरफ से शुरू करेंगे। तो बाएं तरफ से शुरू करते वक्त जो हमारे पास संख्या 10 है, हमें वह देखना है कि किस संख्या का वर्ग है। लेकिन 10 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो हमें इससे छोटी वाली संख्या देखनी है। तो वह 9 है और 9 किसका वर्ग होता है? जी हाँ, 3 का। तो हमें फिर से 3 को भाजक के तौर पे लिखना है और 9 को भाग्यफल के तौर पे। 9 को 10 से घटाने पर हमें 1 ज्ञात होगा और जैसा कि हमने 3 को भाजक के तौर पे लिखा है, तो 3 को हम 3 से जोड़ लेंगे तो हमें 6 ज्ञात होगा। और जैसा कि हमने पिछले बार किया था, हम इस 3 को दाहिने तरफ रख के लिख लेंगे। अब हमारे पास दशमलव आता है, तो जैसा कि हमारे पास यहाँ दशमलव है, हमें भाजक के 3 के बाद हमें फिर से दशमलव लगा देना है। अब हम आगे बढ़ने पर हमारे पास एक अगला जोड़ा मिलेगा जो कि 24 है। अब इस जोड़े को हमें ठीक पिछले बार की तरह नीचे लिख लेना है, तो 1 के साथ लिखने पर यह 124 हो गया। अब अंतिम प्रक्रिया में हमें वहां पर 2 एक जैसी संख्या लिखनी है, जिसे कि हमें आपस में गुणन कर 124 या फिर इससे छोटी वाली संख्या ज्ञात हो। तो बताइए, क्या यहाँ पर 2 लिखकर हमें 124 मिल जाएगा? जी हाँ, 62 को 2 से गुना कर हम 124 ज्ञात कर सकते हैं और अंतिम में जो फल आएगा वह 0 होगा। तो यहाँ पर जो 2 हमने लिखा था उसे हमने दशमलव के बाद लिख लिया। तो हम यह कह सकते हैं कि 10.24 का जो वर्गमूल है वह 3.2 होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह बड़ा ही आसान लगा हो। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले वर्गमूल के बारे में सीखा और अंतिम में हमने वर्गमूल ज्ञात करने के कई तरीके सीखे। हम अपनी अगली वीडियो में घन और घनजड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपने वर्ग और वर्गमूल भाग 4 पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, अगर n एक संख्या है तो इसके वर्गमूल को किस प्रकार दर्शाया जाएगा? ऑप्शंस हैं A n², B n गुना n, C √n या D इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन C √n। प्रश्न 2, घटाने की संक्रिया का प्रयोग कर यह बताइए कि 169 का वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शंस हैं A 12, B 13, C 14 या D 15। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B 13। प्रश्न 3, अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग कर यह बताइए
कि 256 का वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शंस है ए 16, बी 15, सी 14 या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 16। प्रश्न 4, भागफल विधि का प्रयोग कर यह बताइए कि 1764 का वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शंस है ए 12, बी 22, सी 32 या डी 42। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 42। प्रश्न 5, भागफल विधि का प्रयोग कर यह बताइए कि 27.04 का वर्गमूल कितना होगा? ऑप्शंस है ए 25, बी 52, सी 5.2 या डी 2.5। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 5.2। आपको भी बहुत गुस्सा आता है? अक्कू को भी आता है। अरे नहीं नहीं, मैं अक्कू नहीं, मैं वो दीक्षा, मैं ओरेकल स्वयंसेवक हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दिलचस्प कहानी। इसका शीर्षक है अक्कू हुई गुस्सा। इसे लिखा है विनायक वर्मा ने और चित्र भी उन्होंने ही बनाया है। इसका हिंदी में अनुवाद किया है मधुबाला जोशी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। इस कैंपेन का नाम है एक दिन एक कहानी। तो आइए चलिए देखते हैं अक्कू को गुस्सा क्यों आया और अगर हमें भी इतना गुस्सा आए तो क्या करें। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी। सारे बच्चे शोर मचाने लगे, बस अक्कू को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। फिर जब स्कूल खत्म होने के बाद पिताजी रोज की तरह साइकिल पर उसे लेने आए और जब सूरजमुखी के खेतों से उनकी साइकिल गुजरी तो पिताजी ने बोला, अक्कू अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। ये बहुत पीले हैं, इससे मेरी आंखें चौंधिया जाएगी। अक्कू चिड़चिड़ाई, वो बहुत गुस्से में थी। अक्कू देखो देखो, जरा बंदरों को तो देखो। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए देखा। छी बदमाश बंदर, छू छू, जाओ भागो शू। अक्कू ने बोला, लो थोड़ी सी छाछ पी लो। अप्पा बोले, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। ओह थोड़ी सी तो पी लो, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने छाछ का एक घूंट लिया। अरे ये छाछ तो बिल्कुल बुरी नहीं है, उसने सोचा। एक घूंट और ऐसा करते करते सारा गिलास खाली हो गया। लो अक्कू थोड़ा सा बड़ा खा लो, अप्पा बोले। ओफो मुझे नहीं खाना। अब अक्कू खींची, बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा बड़ा खा लिया। अरे ये तो बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा सा और खाया, नन्ना सा गा और ऐसे करते करते प्लेट खाली हो गई। शाबाश अच्छी बच्ची, अप्पा ने बोला। अब मुझे बताओ तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से गुस्से में हो? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। तो क्या स्कूल में कुछ हुआ? शायद। अच्छा अक्कू ऐसा करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसका चित्र बना सकती हो? अप्पा ने पूछा। ये लो एक बढ़िया सा कागज और कुछ रंग। अक्कू ने सोचा और वो चित्र बनाने लगी। अक्कू ने थोड़ा सोचा और उसने एक ईंट बनाई। ये है वो ईंट, मैं सुबह इससे टकराकर गिर गई थी। अक्कू ने कहा, ये बहुत ही बेकार ईंट है, इससे ठोकर खा के मैं गिर गई। ठीक कहा तुमने, ये तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा ने बोला। फिर उसने एक लड़के का चित्र बनाया। ये बिक्कू है, बहुत ही बुरा लड़का है। जब मैं गिर गई थी तो ये मुझ पे हंस रहा था। अरे बहुत बुरा लड़का है ये, अप्पा बोले। कोई गिर जाता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर उसने एक इडली की तस्वीर बनाई। ये मेरी इडली है, अक्कू ने बताया। जब मैं गिर गई थी तो ये मेरे टिफिन बॉक्स से गिर गई और सब हंसने लगे। और उसके बाद उसने एक कौवे की तस्वीर बना दी। उसने कहा कि ये कौवा बहुत बदमाश है, जब मेरी इडली गिरी तो ये उसे लेकर उड़ गया। अरे बहुत ही भूखा रहा होगा, अप्पा ने कहा। और अक्कू ने फिर उसके बाद अपनी एक टीचर की तस्वीर बनाई। बोली, ये मेरी टीचर है अमला मिस।
जब मैं गिर गई तो इन्होंने मेरी मदद की और फिर मुझे गले लगा लिया। ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी। अक्कू ने बताया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो, गले पर चुटकी काटने पे तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है, अप्पा बोले। उसके बाद अप्पा ने बताया, अरे देखो अक्कू, तुमने कितने बढ़िया चित्र बनाए हैं। तुम वास्तव में एक कलाकार हो। क्या तुम अपनी अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बना सकती हो? ठीक है, अक्कू बोली। उसने एक चित्र बनाया। यह एक छोटा सा सफेद चूहा है और एक चित्र बनाया और कहा ये एक नाव है। ऐसे करते करते उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बना दिए। ये नारियल का पेड़ है और ये सूरजमुखी का फूल और ये आपकी साइकिल है अप्पा, और एक कुत्ता भी बनाया और ये रहा एक मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट को भूल गई जिससे वो टकरा कर गिरी थी, और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंस रहा था, और इडली चुराने वाले बदतमीज कौवे को भी, और तो और वो ये भी भूल गई कि वो गुस्से में थी। तो इसी तरह से अगर आप भी गुस्से में हो तो ये 10 चीजें करें। जोर जोर से हंसें और हवा में अपनी बाहें फैलाएं, उछले कूदें, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। थोड़ा पानी या छाछ पी लें, फल का एक टुकड़ा खाएं या जरा सा गुड़। किसी बड़े व्यक्ति को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसकी ड्राइंग बनाएं या इसमें रंग भरें, मिट्टी के ढेर से खेलें। अपने गुस्से के बारे में एक गीत भी बना सकते हैं, फिर ऊंची आवाज में गाएं, बंदर की तरह नाचें। तो ये थी अक्कू और उसके भयंकर गुस्से की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको भी कभी इतना गुस्सा आए तो ये कुछ बातें आपकी सहायता करेंगी। आइए अब साथ मिलकर थोड़ा दिमाग चलाते हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब मालूम है? पहला सवाल, इस कहानी में कौन कौन से जानवर और पक्षी की बात की गई है? दूसरा सवाल, आपको याद है अक्कू ने सूरजमुखी के फूल देखे थे? सूरजमुखी बाकी फूलों से अलग क्यों है और इसमें और क्या क्या अद्भुत खूबियां हैं? तीसरा सवाल, अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी। ये शब्द आपने कहानी में भी सुने होंगे। आप मुझे इन शब्दों के विपरीत शब्द बता सकते हैं? पहला शब्द खुशी, दूसरा शब्द खाली, तीसरा शब्द बदमाश, चौथा शब्द शोर। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो मुझे जरूर बताएं। अब अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप घर में बैठे अक्कू के अप्पा की मूंछों जैसा ये खिलौना अपने लिए कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक खाली कागज, ये किसी भी आकार का हो सकता है, एक कैंची, एक टेप, पेंसिल या पेन और एक डंडी। ये डंडी आप अपने घर में पड़े सीप के झाड़ू से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कागज को इस तरह से मोड़ लें और फिर इस पर पेंसिल या पेन से मूंछ के एक तरफ को बनाएं। अब इसे दोनों कागज को इकट्ठे काट लें। काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, और अगर आप इसे खोलेंगे तो ये दोनों तरफ की मूंछ बन जाएगी। आप अपने कागज को काले रंग से रंग सकते हैं। मेरे पास पहले से ही काला कागज पड़ा था। इसे लें और अपनी डंडी को लें। इसे इस मूंछ के टुकड़े को इस डंडी पर यहाँ पर ऐसे टेप के एक टुकड़े से चिपका दें। जब ये इस डंडी से चिपक जाएगा और तो आप इसे ऐसे पकड़कर खेल सकते हैं और ले आपका खिलौना तैयार है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।